बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोता। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का 72वां यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पाकिस्तान को बने हुए 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गए और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कायद आज़म का एक ख्वाब, इल्लामा इकबाल का ख्वाब जो उन्होंने देखा, कायद आज़म ने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया और कायद आज़म एक बैरिस्टर थे, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। आज हम इस पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम के हवाले से कि हमेशा पाकिस्तान की तारीख के अंदर वकला बनने से लेके अब तक वकला बरादरी ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और हम इस प्रोग्राम में बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब को भी लेंगे जो कि इस वक्त सीनियर तरीन वकील, सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है और उनसे भी इस हवाले से सवालात करेंगे कि क्या जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी पाए तकमील कायद आज़म ने की थी, क्या हम आज उस पाकिस्तान में हैं? इस दौरान हमने इन 72 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। जी बताएं, अब आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में जो एक ख्वाब देखा गया था? क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था वो मुकम्मल तौर पर उस पर अमल हो रहा है? पहली तो बात यह है कि जी पाकिस्तान की जो तकमील है, पाकिस्तान की जो तश्कील, उस पर वी आर ऑल एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, एज मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, एज मतलब मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदूज़, तमाम कम्युनिटीज़ के लिए वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि 1947 में ये एक मार्ज़ वजूद में एक बहुत ही खूबसूरत जो है ख़ित्ता है वो मार्ज़ वजूद में आया। इस पर आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट हम उन डिसएग्रीमेंट से बढ़ के ये कहते हैं कि आज़ादी से बड़ी जो कीमत है, जो आज़ादी से बड़ी जो नेमत है, वो दुनिया में कोई नहीं है। अब पहले देखना है कि व्हाट वाज़ द विजन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म साहब जो हैं जी, वो अपने दौर के एक बेहतरीन लीडर थे, अपने दौर के एक बेहतरीन सियासतदान थे, बेहतरीन वकील थे। उन्होंने दुनिया का जौन सा काम पिकअप किया उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया और एंड तक लेके गए। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है करने वाली वो ये है कि कायद आज़म का विजन था, इनिशियली तो कायद आज़म बिलीव कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ कैन को एग्जिस्ट, इकट्ठे रह सकते हैं, बट देन उन्होंने जब हालात देखे, वाक़यात देखे, बीच में कुछ ऐसे रूनुमा हुए मामलात इन हिंदूज़ और मुस्लिम्स के कि दे फेल्ट कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अच्छा, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो सब हम आज खुसूसी एक प्रोग्राम कर रहे हैं आज 14 अगस्त के हवाले से और पाकिस्तान को जिसने बनाया वो भी एक बैरिस्टर थे, आप भी एक बैरिस्टर हैं और आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं पाकिस्तान की कानून साजी में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में। जो सब जो ख्वाब जो इल्लामा इकबाल ने देखा, जिसकी पाए तकमील कायद आज़म बैरिस्टर कायद आज़म ने की, क्या आप समझते हैं कि आज हम उस पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं या हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है या आगे मुस्तकबिल में हम वो टारगेट अचीव करने जा रहे हैं? साहब, मेरे ख्याल में तो हमारी समती दुरुस्त नहीं है। जब तक समत दुरुस्त ना हो आप किसी सही मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जो मकासद थे ताज बरतानिया के 3 मकासद थे। पहला मकसद ये था कि यहाँ के नौ आबादी की महकूम इलाकों की जो का खाम माल है वो यहाँ से ले जाया जाए और बरतानिया में मैनचेस्टर और शेफील्ड की मिलों में उसमें काम किया जाए और मुलाजमतें लोगों को मिले। और दूसरा उनका मकसद था कि जब वो सनत बन जाती है, वो धागे से या रुई से कपड़ा बन जाता है, जो मैनचेस्टर में बने, मैनचेस्टर में मुलाजमतें मिले, मैनचेस्टर में दौलत बने, तो उसको यहाँ वापस नौ आबादी में भेजा जाए और जो दाम मुसाबकी दाम मोनोपोली दामों पे बेचा जाए। और तीसरा उनका मकसद था कि सब लूट घसूट को पुरअमन तौर से करने के लिए
एक पुलिस का महकमा हो, एक फौज हो, एक पुलिस हो और ब्यूरोक्रेसी हो। हमने उन तीनों मकासद में से कोई एक नहीं तब्दील किया। आज भी हम अपने खाम माल अपना बाहर भेज के बड़े खुश हैं। कोई उसमें वैल्यू एडिशन किए बगैर खाम माल भेज के, यहाँ तक का खाम माल हम भेजने को बड़े मुतमईन हैं कि अपने बच्चों का जो जिस्म है, गोश्त पोस्ट है, उसको हम बड़े खुश होते हैं कि हम मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो जाके वो गैर मुल्कियों में के गुसल खाने साफ करते हैं, पोछा मारते हैं, अरबों के एयरपोर्टों को पे वहाँ बिल्डिंग्स बनाते हैं 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में, और हम अपना खाम माल एक्सपोर्ट करके बड़े खुश हैं। दूसरी बात, जो चीज़ हम मांगते हैं वो हम कहते हैं वो दुकानदार 3-4 चीज़ें सामने रखे, काउंटर पे रखे कपड़ा, तो हम कहते हैं फॉरेन का माल दिखाओ भाई, फॉरेन का। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो वो भी हमारा वैसे ही है। तीसरा, हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस सारे को दबा के और सबको दबा के और सबको सबसे ये इस सिस्टम को चलाने के लिए वही पुलिस है, वही इनकम टैक्स की ब्यूरोक्रेसी है, वही बाकी ब्यूरोक्रेसी है, वही रियासत है। फर्क सिर्फ ये हुआ था 13 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 को सिर्फ एक फर्क आया था। वो फर्क ये था कि 13 अगस्त 1947 को हमने जिस झंडे को सलूट मारा, जब वो जा रहा था, वो ऊपर फ्लैग पोल पे ऊपर जा रहा था, तो परचम कुशाई जिसकी हो रही थी वो अंग्रेज का झंडा था। 14 तारीख को अगस्त 1947 को जो हमने परचम कुशाई की वो पाकिस्तान का झंडा था और उसको सलूट मारा। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली किसी किस्म की ना आई है, ना हमने कोशिश की है कि वो आए। बिल्कुल चाचा, मुझे ये बताएं कि अभी पाकिस्तान को 72 साल हुए बने हुए और उसमें मुख्तलिफ तहरीक चलाई गई वकला की जानिब से। वकला का किरदार हमेशा हरावल दस्ते वाला रहा। आपने भी तारीख जो जितनी भी तहरीकें चली हैं उसमें आप भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका था। तो आप क्या समझते हैं कि वकला का क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार था वहाँ पर? और साथ साथ सर मैं भी अपना सवाल ऐड कर लूँ जी। मोहम्मद अहमद पंसोता बोल रहा हूँ सर। आप चूँकि खुद आपने लॉयर्स मूवमेंट को सर शादाब साहब, जी मुझे तो बड़ा दुख होता है कि हमने जो ख्वाब देखे थे और लोगों को दिखाए थे, और यकीनन करोड़ लोगों को हमने मोबिलाइज किया था। जो अगर आप सोचे, खैबर से लेके कराची तक और कोयटा से लेकर वागे तक हम चप्पा चप्पा फिर गए थे और लोगों को हमने मोबिलाइज किया था। बिल्कुल। और लोग ख्वाब अपनी आंखों में लेके निकले थे, और वो ख्वाब मुंसलिक थे उन जज साहिबान से कि जिन जज साहिबान को बहाली के लिए हम निकले थे। और ये अफसोस की बात, मुझे जो दुख होता है कि दो बड़े मनफी उस एक बड़ी पाक साफ तहरीक में, पाक साफ में क्यों कहता हूँ कि एक पत्ता नहीं टूटा, एक बत्ती नहीं टूटी, एक शीशे, एक खिड़की का शीशा नहीं टूटा, एक कार को पे डंडा नहीं पड़ा, और वो अदम तशद्दुद की बुनियाद पर
वाहिद तारीख थी बर्रे सगीर में, शायद दुनिया में, कि जो अदम तशद्दुद की बुनियाद पर सिर्फ 2 साल में मार्च 2007 से लेकर मार्च 2009 तक अपने मकासद हासिल कर चुकी थी। और मार्च 2009 में जिस दिन जज बहाल हुए हैं वो मकसद पूरे हो चुके थे, लेकिन जजों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है और ये अपनी अना में बहुत फंस गए और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से ही शुरू हो गया सिलसिला और बहुत बड़ी बातें और वो जो लोगों ने इनके साथ ख्वाब मंसूब किए थे, मुंसलिक किए थे, वो इनकी पासदारी उन्होंने नहीं की, उन्होंने पहरा नहीं दिया। दूसरी एक बात और बुरी हुई और उसका भी मैं एतराफ करता हूँ, वो के वुकला में एक अंसर मुतशद्दद वुकला का पैदा हो गया। एक अंसर उन्होंने महसूस किया हम बड़े ताकतवर हैं और पुलिस हमारा और कोई इंस्पेक्टर और कोई रियासत का कोई शख्स हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो वो मुतशद्दद वुकला का एक अंसर मुतशद्दद वुकला के तौर पे जाहिर हुआ। जिस तरह जजों में इसी ख्याल से कि हमारे तो पीछे कौम है और हमें कोई निकालेगा तो हम तो अब कौम निकलेगी, हमें कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए मुतकब्बर जज पैदा अब हो गए। जज मुतकब्बर हो गए, वुकला मुतशद्दद हो गए। ये दो अनासर थे उस इनकलाब के। और इस पे मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं बहुत मर्तबा कह चुका हूँ ये बात कि मुतशद्दद वुकला और मुतकब्बर जज, बहुत मर्तबा कह चुका हूँ, पहली मर्तबा नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये मैं जजों के सामने ये कह चुका हूँ, चीफ जस्टिस के सामने, कि खुदारा तकब्बर छोड़ें और आजिज़ी से काम करें और अपने काम से काम रखें। पर ये दो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बातें हुई, वरना जो तहरीक वुकला की थी वो हकीकत में अगर 1947 से पहले तामीर वतन की तहरीक थी, तो ये तहरीक तकमील वतन की तहरीक। बिल्कुल। अच्छा साहब, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से या हुकूमत की जानिब से रियासत मदीना की बात की जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी डायरेक्शन उस रियासत मदीना की तरफ है? अब आप देखें, रियासत मदीना को बीच में मतलब है ला के और जिस किस्म की ये गवर्नेंस कर रहे हैं, वो रियासत मदीना को भी अगर वो शख्सियत होती तो उसको तकलीफ होती, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। रियासत मदीना जो है वो आप यूरोप में आपको नजर आती है। यूरोप में भूखे लोग नहीं सोते। यूरोप में आप नॉर्वे में, स्वीडन में, जर्मनी में कहीं चले जाएं, वहाँ झूठ नहीं बोलते, वहाँ कम नहीं तोलते, वहाँ अखबार पड़े हुए हो बिकने के लिए कोई अखबार उठा के नहीं ले जाता। वहाँ इस किस्म की चोरी चकारी नहीं होती, रियाकारी नहीं होती। ये इकदार होनी चाहिए थी तो रियासत मदीना की बनती है, अगर बनती है तो। ये इकदार ही नहीं है जब, तो क्या बनेगी रियासत मदीना?
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, आपने पूरी डिटेल से हमें बताया। पंतो साहब ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ स्टार्ट करें। प्रोग्राम में खुशामदीद। जी बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ज़ाहिर है जितनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनका एक तजर्बा है कॉन्स्टिट्यूशन पे सियासत में, जो उन्होंने बातें की, यकीनन उनके दिल की आवाज़ वो होगी। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? चौधरी साहब ने जी बिल्कुल, मैं उनसे डिसएग्री करने की जसारत नहीं रख सकता। चौधरी साहब ने हमें एक वो साइड दिखाई है जो कि इतने तजर्बेकार वकील और इतने तजर्बेकार सियासतदान से हम एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने हमें ऑफ कोर्स एक उसकी मुल्क की वो साइड दिखाई है जो कि पाकिस्तान में चीज़ें नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, और वो बिल्कुल अपनी जगह बात दुरुस्त है। बट मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द साइड्स जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल हुई, बिकॉज एज समबडी जो कि हु बिलीव्स इन होप, समबडी जो कि बिलीव करता है कि पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए, उस साइड से बात करते हुए अगर आप देखें, अगर हमने रूल ऑफ लॉ की बात से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान में वकला मूवमेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मूवमेंट्स जो कि पाकिस्तान में आ सकती थी। हम ये नहीं समझते कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हम ये बात करेंगे कि वकला मूवमेंट पाकिस्तान में आई। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वकला मूवमेंट जजेस के ऊपर बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस भी आए। जैसे चौधरी साहब बात करें कि जजेस ने दूसरी तरह बिहेव किया, बिल्कुल ऑफ कोर्स जब एक नई चीज़ आती है उसमें एक्सेसेस क्रिएट होती हैं, बट आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं अदालतों में पेश होता हूँ, जजेस के अंदर एक बहुत चेक एंड बैलेंस भी आया, जजेस की एलिवेशंस जो हैं अच्छी हुई, और बेशतर ऐसे मामलात में जिसमें जजेस को भी एक वो नज़र आया कि अगर हम खुल डुल कर कोई फ़ैसला कर सकते हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं और हमें सपोर्ट भी मिलेगी। उसकी एग्जांपल पाकिस्तान का एक सर्विंग वज़ीर आज़म जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमूव किया, राइटली रॉन्गली उसके मेरिट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इसी अदालत में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा समझा जाता है आर्मी, उसके जो चीफ़ हैं उनकी एक्सटेंशन का इशू भी टेकअप किया। उसके बाद आप आगे चलते हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं इस मुल्क के अंदर अनहर्ड ऑफ था, अदालतों में भी पेश हुए उसके बाद, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज में भी पेश हुए उसके बाद आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों ने, एंड दिस इज़ ऑल आफ्टर द लॉयर्स मूवमेंट, उन तमाम सब्जेक्ट्स को टेकअप किया जिनको टेकअप करने से दुनिया डरती थी। मंसूर अली शाह साहब थे इधर हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने रेगुलेटरी कैप्चर जो का प्रिंसिपल है कि इदारे बनाकर कैप्चर किया जाता है। जस्टिस जवाद हसन, जिनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने बात की पाकिस्तान में पहली दफ़ा कि अगर हुकूमत लेजिस्लेशन या कानून साजी नहीं कर रही तो उस कानून साजी को किस तरह करवाया जा सकता है। फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब जो उमर अता बंदयाल साहब रहे हैं इधर हमारे पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, उनकी बेशतर, मतलब हर जज का नाम लेना तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उन सब ने बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट जी बिल्कुल सामने आई। मतलब आप देखें, मैं आपको गिनती, अगर बैठे हम जजमेंट्स गिनवाने यहाँ पर, आज आप जिस कहते हैं कल सॉरी GIDC का केस था वो आपका पाकिस्तान में डिसाइड हुआ, इस तरह बेशतर केसेस हैं। सो मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी साइड वहाँ पर रूल ऑफ लॉ। अब आते हैं वकला के ऊपर। चौधरी साहब ने ऑफ कोर्स वकला की एक वो साइड दिखाई जिसका लोगों को शिकायत है, राइटली और रॉन्गली में उसमें जाए बगैर मैं वकला की एक पॉजिटिव साइड भी दिखाना चाहता हूँ। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया बहुत सारे फॉरेन क्वालिफाइड लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, उस वक्त उनका नंबर 1 ऑप्टेड प्रोफेशन था, और ये इज़्ज़त कब मिली? जब चौधरी एतजाज़ अहसन और उनके तमाम साथी वकला ने इस मूवमेंट के थ्रू इसको इज़्ज़त दिलवाई। उसके बाद लोगों ने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और उसमें आज बहुत अच्छे, इसी प्रोफेशन के अंदर सलमान अकरम राजा जैसे वकील हैं, इसी के अंदर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जैसे वकील हैं, इसी केस में फ़रूक नसीम, मतलब आप यू कैन लिस्ट हैं। और इस टाइम हम उनकी पार्टी क़यादत से बालातर होके, फ़ारूक सत्ता वो क्या कहते हैं जी जो उनके वकील हैं पीपल्स पार्टी के, पार्टी की नाइक साहब पार्टी की एसोसिएशन के बगैर उनकी कॉम्पिटेंस पर, बाबर अवान है, सब इन सब लोगों की जो कॉम्पिटेंस हम उसकी बात कर रहे हैं। सो दे वर ऑल क्वालिटी लॉयर्स जो कि पाकिस्तान में। वकला के अंदर भी चेक एंड बैलेंसेस आए। मसलन एक हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल आए जो कि अभी स्टिल ही इज़ प्रेजेंट, जनाब मुनीर भट्टी साहब, हमने उनके साथ प्रोग्राम्स भी यहाँ किए। बेतहाशा वकलाओं के जो जाली लाइसेंसेस थे उनको कैंसिल किया गया, उनके खिलाफ FIR। अच्छा पंचोता साहब, मैं पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया मैं देख रहा हूँ कि वो जो पहले जिस तरीके से, जैसे चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, तहरीक के बाद वकला भी अग्रेसिव हो गए थे, लड़ाई झगड़े की रोज़ रिपोर्ट्स हो रही होती थी। अब पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल में कि जो बार की क़यादत है, चाहे वो तमाम पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशंस है, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से इस पर कोई स्टेप लिया है, जो अब ऐसे वाक़यात होते हैं लेकिन कम। शादाब साहब, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अरेस्ट हुए और वो वकील अभी तक अरेस्टेड हैं साइबर क्राइम के इश्यूज़ में, बहुत सारे इश्यूज़ में, उनको हमारी क़यादत छुड़ाने नहीं गई। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, पाकिस्तान, हम एक सियासी मुआशरे में रहते हैं। आप ये लेवरेज जो है वो एक सियासतदान को दे देते हैं कि वो जाए अपने एरिया के बंदे को छुड़वाए, गलत बात है।
वकला को भी बहुत मजबूरियां हैं, लेकिन स्टिल वो स्पेस अपनी क्रिएट कर रहे हैं और साथ साथ बहुत ज़बरदस्त, मसलन इस वक्त सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार जो है हमारा भाई हारून दुगल, ही इज़ अ बैरिस्टर। कहा जाता था कि जी इस निज़ाम में ये पढ़े लिखे बाहर के बच्चे आके सियासत नहीं कर सकते, हमारा वाइस प्रेसिडेंट बैरिस्टर है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, बाहर पढ़े लिखे तो बाकी के भी सारे होते हैं। मैं ये नहीं गुजारिश कर रहा, वकील तो बगैर पढ़े लिखे नहीं बन सकते। ये तो आप शरारतन कह रहे हैं, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ वो हैं, बट उनका यहाँ पर एक जो क्लब था जिसमें कहा जाता था कि फॉरेन क्वालिफाइड नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हीं वकला ने हमें स्पेस दी, हम आके आज यहाँ पर बैठे हुए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी वो इज्जत करते हैं बिकॉज वो प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी थी, लोकल क्वालिफाइड थे, एक दूसरे के साथ जलन किया। मैं इन तमाम लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। देखिए पॉजिटिव साइड्स है, मैं चूंकि नेगेटिव साइड्स दिखाता अगर पहले चोई साहब वो बात ना की होती, लेकिन मैं अब इस वक्त मजबूर हूँ। तारड़ साहब, एहसन भून साहब, ये भट्टी साहब आपने नाम लिया है, ये सारे वो हैं जो बैरिस्टर नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सब मौजूद है, उनके अंदर इन्होंने मौका दिया इन फॉरेन क्वालिफाइड को भी। प्रॉब्लम ये है कि इंक्लूजन जो है उसको मुनासिब बनाया गया और ये बहुत बड़ी बात है। सो वकला की बात करें, उसके बाद उन्होंने आगे बात की कि पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं, ये इस किस्म के इसका तज़किरा भी किया गया। ऑफ कोर्स सर। अच्छा पंचोता साहब एक इस पे आए, देखिए अब जैसे जो सब ने बातें सारी कर रहे थे वो बिल्कुल उनकी बातें दुरुस्त हैं, उन्होंने जो बात की है हर चीज़। मैं जो चीज़ पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि एक वकील ने पाकिस्तान बनाया और अब जब भी पाकिस्तान को उसके बाद मसला आया, कोई भी किसी किस्म का तहरीक की सूरत हुई, तो मैंने ये देखा कि वो हाई कोर्ट में आपने वो बोर्ड का दरख्त देखा होगा, वो जो पीछे कैंटीन वाली साइड पे है, उसके नीचे से तहरीकों का आगाज़ हुआ। तो ऐसी क्या ख़ास चीज़ है कि बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि बाद में फ्रूट भी खाती हैं, वकला कम्युनिटी फ्रूट भी नहीं खा सकती, वो दोबारा अपनी बारों में चली जाती है, अपने कोर्ट रूम्स में चली जाती है प्रैक्टिस के लिए। क्या ऐसी चीज़ है कि वकला ही इस तहरीक को लीड करते हैं? सबसे खूबसूरत चीज़ इस प्रोफेशन की ये है, जो कोई मेरे से एग्री करे या ना करे, कि जब हम हाई कोर्ट के गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब वफाकी वजीर सेनेटर नहीं होते, वो सिर्फ चौधरी एतजाज़ एहसन साहब होते हैं। वफाकी वजीर तो रिजाइन देके आते हैं ना। नहीं, वैसे भी आए, पेश भी होने आए, तो वो पसंद करते हैं अपने अदालत में उस यूनिफॉर्म को पहनना। बाबर अवान हो, फारूक नाइक साहब हों, बेतहाशा नामों के बिना, कोई वज़ीर आज़म आ जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, कोई आए, मैं जाऊं कोई जाऊं, हम अपनी ये सारी चीज़ें उतार के साइड पर रखते हैं और वहाँ जाके हमारी तारुफ क्या होता है, हम किसी को ये नहीं बताते जी बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता, मैं कहता हूँ जी मोहम्मद अहमद पंसोता एडवोकेट। एक इक्वालिटी है, एक यूनैनिमिटी है, और एक तीसरी बात अकाउंटेबिलिटी है। सर वहाँ पर ना आपने भी देखा हुआ है, आप भी बोर्ड के दरख्त के नीचे खड़े होते हैं जब ये सारे मीडिया वाले, कोई एक ऐसा वकील जो कि मैं समझता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टैचर या कुछ भी नहीं, चौधरी एतजाज़ साहब को रोक के पूछ सकता है कि जी कल तुसी रात टीवी देखी, क्या गलत क्या है, ये चीज़ ये तो मैंने ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी हुई हैं बाहर, बिल्कुल आपको रोक के, कई दफ़ा ऑफ कोर्स तशद्दुद भी आ जाता है, गलत बात है, रोक के कहा जाता है रात टीवी पे बैठ के आप क्या बात कर रहे थे, जस्टिफाई करें उसको, जजेस को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। और इंडियन हाई कोर्ट की जजमेंट है कि अगर जज का रवैया किसी वकील की तरफ गलत हो वो भी कंटेम्प्ट है। सिमिलरली जजेस भी आपको होल्ड करते हैं, ये एक बड़ा इक्वालिटी का रिलेशनशिप है। अभी आए ना, दोबारा उसकी तरफ आए ना, पाकिस्तान बनाने वाला वकील, पाकिस्तान बचाने वाला वकील, पाकिस्तान के लिए तहरीकें चलाने वाला वकील, क्या रीज़न है? क्या शायद आप लोग कानून आम आदमी से ज़्यादा जानते हैं? नहीं, कानून जानने की ज़रूरत ही नहीं है इस काम के लिए, ये काम कानून की बात नहीं है, ये बात ये है कि ये प्रोफेशन जो है, पहली तो बात ये है कि वर्ड वकील की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अल्लाह ताला के एक नामों में से एक नाम है, और वकील का जो पेशा इट्स अ फाइडूशरी रिलेशनशिप, दुनिया का सबसे खूबसूरत पेशों में से एक है अगर इसको तरीके से, सही तरीके से किया जाए, एंड दैट गोज़ फॉर एवरी प्रोफेशन। आपने सियासत करनी है, सही तरह करें, अच्छी है, आपने पुलिस में आना है, सही तरह करें, अच्छा है, इसी तरह वकालत का। लेकिन यहाँ पर शादाब साहब इंडिपेंडेंस है, 5,000 रुपया भी फीस लियो ना किसी वकील ने, और वो बेचारा सादकाबाद से पेश हो रहा हो हाई कोर्ट में आके, उसकी जो चाल होती है ना अपने क्लाइंट के साथ, वो चाल शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी नहीं होती, बिकॉज ही इज़ इंडिपेंडेंट। उसने उस आदमी से अपना जो हवाई रोज़ी है वो पैसे लिए हुए, एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो जाके कोर्ट में जो भी परफॉर्मेंस दे, जैसे भी दे, ही इज़ इंडिपेंडेंट। और ये बहुत बड़ी खूबसूरती है इस प्रोफेशन की। और मैं समझता हूँ कि जो वकील, बल्कि मैं तो समझता हूँ मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है उसमें लॉ के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराएं। आपको सोशली अवेयर होना है, आप आजकल मीडिया में आपको कानून का पता होना चाहिए, आप कहीं पर भी आपको कानून का पता होना चाहिए, हर जगह पर कानून की जो एक बेसिक नॉलेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दुनिया की रिसर्च आपने खुद ही बात कर दी है। आप प्राइम मिनिस्टर्स के ले लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका ताल्लुक जो है एक ये प्रोफेशन ऑफ लॉ से था,
उसी तरह पाकिस्तान की जितनी बड़ी हस्तियां हैं, लॉ मिनिस्टर्स हैं, चलो लॉ मिनिस्टर से तो एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी जितने हैं इस वक्त आपके मिनिस्ट्री आपकी गवर्नमेंट में देख लें, आपके हमाद अजहर साहब जो हैं वकील हैं, चौधरी फवाद हुसैन वकील हैं, दे आर ऑल गुड लॉयर्स। सो उनकी एक अप्रोच चीज़ों की तरफ डिफरेंट होती है। मैं इस प्रोफेशन को ग्लोरीफाई नहीं करना चाह रहा, बट एट द सेम टाइम मैं उस स्टिग्मा को भी नहीं लगने दूंगा अपने इस प्रोफेशन पर जो हर बंदा उठा के लगा देता है जी ये तो लड़ाके हैं। तो हमारे पास वो इंडिपेंडेंस मौजूद है कि हम वजीर आजम को भी पूछ सकते हैं, हम किसी रेडी वाले को भी पूछ सकते हैं, बिकॉज हमें अल्लाह माफ करे किसी की सबॉर्डिनेशन। ये वही बात होगी ना जो मैं कह रहा हूँ कि पंचोता साहब, आप लोग जो वकला कम्युनिटी है एक आम आदमी की निस्बत कानून को ज़्यादा समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा समझते हैं। आम आदमी को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या राइट्स देता है। शादाब साहब, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को मेरे से ज़्यादा एक सेक्रेटरी समझता है और बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बट उसकी बंदिश होती है मातहती। मुझे अगर चीफ जस्टिस साहब अपनी कोर्ट में बुला के मेरे साथ इफ़ ही ट्राइज टू बी फनी और चीकी, तो आई हैव द राइट कि मैं आगे से कहूँगा सर ये काम आप नहीं कर सकते, मैं आपका मातहत नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन हूँ और मैं उससे रेगुलेट हो रहा हूँ, मेरा लाइसेंस है। एंड सिमिलरली अगर मैं उनके साथ ये काम करता हूँ तो ही होल्ड्स मी अकाउंटेबल। लेकिन जब एक सरकारी मुलाजिम आता है जिस वर्ड के साथ मुझे आज भी एक बात याद आती है और मैं बहुत सारे लोगों को सुना चुका हूँ कि व्हेन माय फादर रिटायर्ड तो उनको एक साहब ने आगे कहा कि जी आपको री एम्प्लॉय करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे 35 साल लगे अपने नाम के साथ से वर्ड मुलाजिम हटाते हुए, सरकारी बड़ी मुश्किल, अब रहने दो, सरकारी रह गए हैं, मुलाजिम हट गया है। जब आपकी मुलाजमत में होते हैं और इसमें कोई गलत सही की बात नहीं मैं कह रहा, आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें चाहे रुपया कमाएं, चाहे करोड़ रुपया कमाएं, चाहे 10 रुपये कमाएं, हम बिल्कुल वो काम करना चाहते हैं। और हमसे मतलब ये नहीं कि हमारी सारी मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी, गलत लोग भी होते हैं हर जगह, बट हमारी प्रेडोमिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ शरीफ लोग हैं, इन लोगों के साथ बड़े बड़े जुल्म हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। उनके जुल्मों की स्टोरियाँ आप कभी यहाँ सुना नहीं सकते, जो कुछ उनके साथ होता है। एक सर्टन मेजॉरिटी को लड़ाई झगड़ा करके दिखा के किसका दिल करता है काम करने को। सो मैं समझता हूँ इस प्रोफेशन ने भी बहुत तरक्की की है, इस प्रोफेशन में भी बहुत आगे जिद्दत आई है और इसमें लोगों ने अपना बड़ा नाम बनाया है। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उन्होंने पुलिस का जिक्र किया, जो शादाब साहब मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं आप पुलिस की थोड़ी सी साइड लेते हैं। सर पुलिस नहीं, मैं साइड से ज़्यादा, साइड तो सारी एतजाज़ साहब ले चुके हैं। मैं सिर्फ सलाम ये बात करना चाहता हूँ कि चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने जो पुलिस की बात की, पुलिस के कल्चर के आज में, और जब यू नो माय फादर इज़ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, उनसे हमेशा मैं एक बात पूछता होता हूँ, वो ASP जब थे तब और पावर थी पुलिस की, आज IG भी अकाउंटेबल है। अगर IG को पता है मैंने कोई हल्की फुल्की गलत की, अगले दिन सुबह हाईकोर्ट में खड़ा हूँगा। ये पहले ASPs के साथ ये काम नहीं होता था, अब है, अकाउंटेबिलिटी है। आप अगर लेट से, एंड उसमें एक्सेसेस भी होती हैं, लेकिन ये बात ये है कि आपकी ओवरऑल चेक्स एंड बैलेंसेस इंक्रीज हो गए। आज वजीर आजम चाहे कि जी मैंने 1 मिनट में एक साइन करके चीज़ करी, नहीं, ही इज़ बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस है, साकिब निसार साहब ने डिसाइड किया हुआ है, सारी कैबिनेट बैठ के फैसला करेगी। पहले बदमाशियाँ होती रही हैं यहाँ पर, हर फील्ड्स में होती रही हैं, लेकिन अब जो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी जुडिशरी लाई है, और उसमें सर फहरिस्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं कि यार अगर एक फैसला एक आदमी ने करना है उसके बजाय उसको 10 आदमी करें, स्कैटर हो जाएगा। और ये हमारे रिलीजन की भी मैंडेट है। Article 227 read with so many articles in the constitution that say कि we have to conform to the basic spirit of Islam। उसमें भी यही आता है कि आप 10 लोग जब फैसला करेंगे, शादाब साहब मैंने और आपने मिलकर एक फैसला करना है, आपकी सोच और है, मेरी और है, हमने उसको कन्वर्ज करना है। लेकिन अगर मैं अकेला ही हूँ, वो जैसे खान साहब कहते होते हैं मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो उसमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कौन से खान साहब? मैं वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहा हूँ ऑन लाइटर नोट। पाकिस्तान तमाम में हर जगह बहुत चेंजेस आई हैं। अब ऑटोनॉमी वो वाली नहीं है हर आदमी के पास जो आज से 20-25 साल पहले होती। तो मैं हमेशा कहता था आप ट्रैफिक के निज़ाम को देख लें, आप अभी यहाँ से बाहर निकलें, हो सकता है 10 में से 8 लोग जो निकल जाएँ, 2 को पकड़ के चलान किया जाएगा। पहले तो चलान का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, पुलिस पैसे नहीं ले सकती, आपके मीडिया वाले जाके वहाँ कैमरास लेके खड़े हैं। क्या ये सारी रियलिटीज़ नहीं है? क्या ये वो रियलिटीज़ नहीं है हम जो डेली दिखाते हैं? तो फिर हम क्यों फोकस इस चीज़ पर कर रहे हैं कि अगर लाहौर में कोई 2-10 पुलिस वाले पैसे पकड़ लेते हैं, या लास्ट टाइम आपने बात की थी कि लॉकडाउन में इन्फोर्समेंट हुई, लॉकडाउन में बहुत जगह पर इन्फोर्समेंट हुई भी है। एज अ स्टूडेंट एंड ऑब्वियसली जो मेरी उम्र है, इसमें मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा, मैं तो कोशिश करूँगा पॉजिटिव करूँ, बट चूँकि वो हमारे उस्ताद हैं जो उन्होंने हाईलाइट किया है, उससे भी मैं डिसएग्री नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब आपका। नाज़रीन, अब पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए हैं, और ख्वाहिश ये है, कोशिश ये है कि जो रियासत मदीना की बात की जाती है, जो हकीकी रियासत मदीना है, जिसको जो किताबों में है, जिसका बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र किया,
वो रियासत मदीना मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, हर पाकिस्तानी की मुझ समेत ये ख्वाहिश है। और अल्लाह ताला करे कि जब हम अगले 14 अगस्त पे मिलें तो ये इस पे 99% अमल दरामद हो गया हो। आज के लिए इतना ही, आइंदा जुमे फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।